मॉर्निंग बच्चों, चैप्टर नंबर 2 चल रहा था हमारा। चैप्टर नंबर 2 में सांद्रता चल रही थी। देखिए चैप्टर नंबर 2 बेटा थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें टाइम लगेगा कम से कम। इसमें आपको 15 या 16 क्लासें लगेंगी, है ना। जो भी आपको 15-16 वीडियो आपको देखने पड़ेगी, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अपने 5वां 6ठा जो भी है, ठीक है। अब ये जो 20-20 मिनट में बना रहे हैं, इससे आगे जो नेक्स्ट होगा वो 1 घंटे का लेक्चर आपको बना देगा, क्योंकि अभी तो छोटे छोटे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। उसके बाद में कल से जो आपके पास वीडियो आएगा वो पूरे 1 घंटे का वीडियो में बनाऊंगा। 1 घंटे में ही वो पूरा टॉपिक क्लियर हो पाएगा, ठीक है ना। तो आज हम जो बात करेंगे वो नॉर्मलता, ठीक है। आज हम बात करेंगे नॉर्मलता की। देखिए बेटा नॉर्मलता क्या होती है, नॉर्मलता है ना। नॉर्मलता की बात करते हैं, व्हाट इज द नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलता को हम अंग्रेजी में लिखते हैं नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी। नॉर्मलता को अंग्रेजी में जो लिखते हैं वो लिखते हैं नॉर्मलिटी, और इसे कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज सीखने को मिली कि नॉर्मलता जो होती है उसको हम अंग्रेजी में नॉर्मलिटी लिखते हैं, और नॉर्मलिटी को हम लोग कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। तो नॉर्मलिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल। अब आगे की बात करें तो इसकी डिफाइनेशन क्या होगी। इसकी डेफिनेशन होगी कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, नॉर्मलता कहलाती है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती। पहली चीज सीखने को मिली वो ये कि नॉर्मलता को अंग्रेजी में नॉर्मलिटी कहते हैं। नॉर्मलता को अंग्रेजी में नॉर्मलिटी कहते हैं, और इसे 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, तो इसका फॉर्मूला ये बनेगा कि नॉर्मलता बराबर विलय के 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के हैं, ये ध्यान रखना, ये जो है वो किसके हैं, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है ना। तो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा आपके पास क्या आएगा, बटा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में। तो आपको पता है नॉर्मलता को किससे व्यक्त करेंगे, कैपिटल एन से। विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या एन ई देंगे। ये मोलों की संख्या नहीं है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, ध्यान रखना है। या बिलियन का आयतन ये तो है लीटर में, तो बिलियन का आयतन है लीटर में, ये समीकरण नंबर 1 आएगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, मोलों की संख्या नहीं। अगर मोलों की संख्या यहाँ पर यूज करते हैं 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, तो मोलरता हो जाती है। और अगर हम यही यूज कर लेते हैं कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो ये क्या हो जाती है, नॉर्मलता, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा कि नॉर्मलता बराबर हो जाएगा विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा हमारे पास क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन किसमें हो जाएगा, लीटर में, ठीक है। तो n बराबर क्या हो गया, NE/V किसमें, लीटर। अब सवाल ये कि सर ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला है ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो अपन सीधा यहाँ लिखेंगे विलय का भार बटा विलय का तुल्यांकी भार। विलय का भार बटा क्या आ जाएगा, विलय का तुल्यांकी भार, ठीक है। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या ऐसे निकालेंगे NE, ठीक है। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, विलय का भार तो हमारे पास क्या होता है, WB होता ही है, और विलय का तुल्यांकी भार मेरे पास हो जाएगा WE, क्या हो जाएगा, WE। ये W का मतलब तो है वेट भार, और E का मतलब है बेटा यहाँ इक्विवेलेंट का मतलब होता है तुल्यांकी भार। समझ में आया। यहाँ पर मैंने WE इसलिए यूज किया है कि ये
भार है, और ये भार कौन सा है? तुल्यांक भार है, इक्विवेलेंट वेट इसको कहते हैं, इक्विवेलेंट वेट। अब वही समीकरण नंबर 1 से हम इसे लिखते हैं समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 से सीधा सीधा सा मेरे पास क्या बनेगा? समीकरण नंबर 1 से अगर अपन लिखते हैं तो समीकरण नंबर 1 से ये मेरे पास हो जाएगा n बराबर ये मेरे पास हो जाएगा WB अपॉन क्या हो जाएगा WE इनटू आयतन, इसमें हो जाएगा V इन लीटर में, इसमें हो जाएगा V लीटर में हो जाएगा। ये मेरे पास समीकरण नंबर 3, ये मेरे पास समीकरण नंबर 3 रहेगा। समीकरण नंबर 3 से हम नॉर्मलता की गणना कर सकते हैं। यदि 1 लीटर बराबर कितना हो, यदि 1 लीटर बराबर कितना हो, 1 लीटर बराबर कितना हो 1000 ml, 1 लीटर बराबर 1000 ml हो तो ये n बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा? ये मेरे पास हो जाएगा WB अपॉन WE इनटू मेरे पास क्या हो जाएगा 1000 अपॉन V। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 4। और समीकरण नंबर 4 की सहायता से हम नॉर्मलता की गणना कर सकते हैं। तो इतनी आपको बात समझ में आई कि नॉर्मलता क्या होती है बेटा। तो नॉर्मलता के लिए हम सीधा सीधा से लिख सकते हैं कि 1 लीटर विलेन में उपस्थित, नॉर्मलता के बारे में अगर आप लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे कि 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, नॉर्मलता को अंग्रेजी में नॉर्मलिटी लिखते हैं, कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। नॉर्मलता बराबर हो जाएगा विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटा क्या हो जाएगा विलेय का आयतन लीटर में। ओके, अब आपको पता है n बराबर NE का मतलब है विलेय के तुल्यांकों की संख्या, नॉट मोलों की संख्या। ठीक है, E को इक्विवेलेंट लगा दिया मैंने। यदि आयतन लीटर में है, तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं? विलेय का भार बटा तुल्यांक के भार। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। अणुभार होता तो मोलों की संख्या निकलती, तुल्यांकों की संख्या कैसे निकलेगी? विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांक के भार। तो ये NE बराबर क्या हो जाएगा? तुल्यांकों की संख्या, विलेय का भार, विलेय का तुल्यांक के भार। ये समीकरण में रखा, इसके बाद में ये आ गया। तो समीकरण नंबर 4 से आप कर सकते हो, समीकरण नंबर 4 से आप नॉर्मलता की गणना कर सकते हो। तो समीकरण नंबर 4 की सहायता से हम नॉर्मलता की गणना कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझनी है कि WB बराबर क्या है? WB बराबर यहाँ पर होता है विलेय का भार, WB बराबर यहाँ पर क्या होता है? विलेय का भार। और WE बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तुल्यांक के भार। इसका विलेय का तुल्यांक के भार हो जाएगा, विलेय का तुल्यांक के भार हो जाएगा। ठीक है, और V आपके पास है ना, वो तो क्या आयतन है लीटर में, आयतन में किसमें? आयतन लीटर में है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये हमारे पास नॉर्मलता थी और ये आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब और आगे चलते हैं, इसका न्यूमेरिकल करेंगे। उस न्यूमेरिकल से आपका ये क्लियर हो जाएगा सारा। इसका जैसे ही मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा, उस न्यूमेरिकल से सारी चीजें क्लियर। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ बेटा। देखो, 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। तो नॉर्मलिटी को कैपिटल N से व्यक्त करेंगे। ये इसकी डेफिनेशन होती है, एग्जाम में डेफिनेशन पूछेगा, फार्मूला ये वाला लिखना है। ठीक है, अब देखिए आगे अगर मैं आपसे बात करता हूं इसके बारे में, तो आगे इसके बारे में बात करेंगे कि इसका मात्रक क्या होगा। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा। इसके मात्रक के बारे में अगर बात करते हैं तो देखो, नॉर्मलता का अगर हमको मात्रक लिखना है तो नॉर्मलता का मात्रक कैसे निकालेंगे। तो नॉर्मलता को मैंने कैपिटल N से व्यक्त किया, और नॉर्मलता के मात्रक की बात करते हैं तो नॉर्मलता का जो फॉर्मूला मेरे पास आया n बराबर मेरे पास आया स्मॉल n e अपॉन v। v किसमें आया? लीटर में। v किसमें आया? लीटर में। ये क्या है? ग्राम तुल्यांक है, तो इसको अपन लिखेंगे तुल्यांक, इसको अपन लिखेंगे तुल्यांक प्रति लीटर, तुल्यांक प्रति लीटर। ये लीटर का इनवर्स लगा देंगे तो ये हो जाएगा तुल्यांक प्रति। तो नॉर्मलता का मात्रक जो होता है वो तुल्यांक प्रति लीटर होगा, या ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर बोल दीजिएगा इसको। यहाँ पर आप चाहो तो ग्राम में लिख सकते हैं, दैट इज ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इसको अपन अंग्रेजी में लिखेंगे तो अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट और ये पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इसका मात्रक होता है। ठीक है, अब देखिए इसका एक न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूँ। इस न्यूमेरिकल से आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सुनना मेरी बात को ध्यान से। एक न्यूमेरिकल मैं समझा रहा हूँ। न्यूमेरिकल ये कहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5.3 ग्राम Na2CO3, 5.3 ग्राम Na2CO3 को 500 ml जल में घोला गया है, जल में घोला गया है।
जल में घोला गया है, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ये न्यूमेरिकल है, सपोज कीजिए एग्जाम में न्यूमेरिकल आया, क्या है 5.3 ग्राम Na2CO3 है, सोडियम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो 5.3 ग्राम Na2CO3 है, इसको आपने 500 ml वाटर में घोला है, तो आपको नॉर्मलता कैलकुलेट करनी है ना। तो क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले मैंने बताया था जब कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो उसका एक ड्राफ्ट बनाया करो। जैसे आपके ड्राफ्ट समझ में आ जाएगा, सारे टर्म समझ में आ जाएंगे, आप उसमें सीधा फॉर्मूला पुट करो, आंसर आ जाएगा। सवाल ये कह रहा है कि आपके पास कितना है 5 ग्राम 5.3 ग्राम सॉरी 5.3 ग्राम आपके पास क्या है Na2CO3 है, और इसको आपने 500 ml वाटर में घोल दिया, 500 ml वाटर में घोल दिया, ठीक है। तो पहली चीज जो आपको समझ में आई, ये तो विलय है और ये क्या है विलायक, इससे डाला जाता है, कम मात्रा में होता है विलय, ज्यादा में, तो विलय का भार कितना आया, W बराबर मेरे पास आ गया 5.3 ग्राम, Na2CO3 आ गया, विलयन का आयतन मेरे पास कितना आ गया 500 ml आ गया, ठीक है। अब ये ज्ञात करवा रहा है साहब आपसे नॉर्मलता, क्या ज्ञात करवा रहा है नॉर्मलता, ठीक है। क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5.3 ग्राम Na2CO3 को 500 ml वाटर में घोला गया है, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर मेरे पास देखो 5.3 ग्राम Na2CO3 है, इसको मैंने 500 ml वाटर में घोल लिया, तो ये मेरे पास आ जाएगा WB बराबर 5.3 ग्राम Na2CO3 है, और इसको मैंने 100 ml वाटर में घोल लिया। तो देखिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन नॉर्मलता का सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। तो मैंने लगाया नॉर्मलता के सूत्र से, तो नॉर्मलता के सूत्र से, तो नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है, n बराबर ये मेरे पास होता है WB अपॉन क्या होता है WB अपॉन WE मान लो इसको, और ये इनटू और ये 1000 अपॉन V होता है। देखो हमारे पास WB है, हमारे पास V है, लेकिन ये नहीं है तुल्यांक भार, है ना। तो देखो तुल्यांक भार कैसे निकालेंगे अपन, हाँ तो तुल्यांक भार कैसे निकालेंगे, तुल्यांक भार निकालने का जो फॉर्मूला है वो सीधा सा क्या है, विलय का अनुभार, विलय के अनुभार में अपन क्या करेंगे, विलय के अनुभार में हम भाग देंगे या तो त्यागे गए ऑब्लिक ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, ग्रहण किए इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसका अगर अपन भाग देते हैं तो हमारे पास तुल्यांक भार निकल जाएगा, ठीक है। तुल्यांक भार को शॉर्ट में लिखते हैं तू भा का मतलब होता है तुल्यांक भार, ठीक है। अब विलय का अनुभार, विलय क्या है Na2CO3, अब देखो बेटा Na2CO3 का अपन अनुभार निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, Na2CO3 का अनुभार कैसे निकालते हैं कि Na सोडियम का कितना होता है बेटा 23 दूसरा कितना हो गया 46, क्योंकि सोडियम 2 है ना तो 46 हो गया। कार्बन का कितना होता है बेटा, कार्बन का कितना होता है 12, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन 3 है तो ये कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48, तो ये मेरे पास सीधा कितना हो गया 106। तो विलय का अनुभार मेरे पास कितना आ गया 106, कितना आ गया 106 आ गया। अब त्यागे गए ग्रहण किए इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आप इसको देखो ये मेरे पास है Na2CO3 है, Na2CO3 को अगर मैं आयोनाइज करता हूं तो मेरे पास आएगा 2Na प्लस, और यहाँ पर आएगा मेरे पास CO3 पर -2। तो देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, कुछ भी लिख दीजिए। तो यहाँ पर त्यागे गए ग्रहण किए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी 2, या तो एक ही लिखना है, ऐसे नहीं 2 त्यागे गए हैं 2 ग्रहण किए गए तो आप 4 लिख दो ना, या तो त्यागे गए यहाँ ऑब्लिक लगा हुआ है, या तो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन या ग्रहण किए गए। तो इसका जो तुल्यांक भार आया कितना है 53, कितना आया 53। अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज को रखिए, n बराबर विलय का भार आपके पास कितना है 5.3, विलय का तुल्यांक भार कितना आपके पास 53 इनटू कितना करेंगे 1000/500, ये इससे 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये से कैंसिल हो जाएगा कितने 0.1 बार, तो ये आपके पास जो उत्तर आएगा दैट इज आपके पास 0.2 और n आएगा, ठीक है। ये आपके पास आंसर आएगा 0.2, ठीक है। तो देखो वापस से इस न्यूमेरिकल को एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 5.3 ग्राम Na2CO3 को 500 ml वाटर में घोला गया है, नॉर्मलता की गणना कीजिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 5.3 ग्राम Na2CO3 को आप 500 ml वाटर में लिया, तो विलय का भार तो कितना हो गया 5.3 ग्राम, इसको आपने 500 में बोल दिया, ये विलय हो गया, ये विलय का भार हो गया, और ये विलय का आयतन हो गया, फॉर्मूले लगाया। तुल्यांक भार निकालने में आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप मैं बता रहा हूँ। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना बेटा, जो न्यूमेरिकल मैं आपको बोर्ड पर सॉल्व करवा हूँ वो ही न्यूमेरिकल और इवन वही डाटा आपको एग्जाम में मिलेगा, वो डाटा भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है।
ध्यान रखना जो न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊं ना बस, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। बच्चे बहुत परेशान, सर न्यूमेरिकल कौन सा आएगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अरे मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस वो न्यूमेरिकल, इसके अलावा कुछ भी तो नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। जो नोट्स आपको दे रहा हूँ बस उनको अच्छे से क्लियर करना है, जो चीजें समझा रहा हूँ डाउट नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं होने वाला, बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो तुल्यांक की भार बराबर कैसे निकालते हैं, विलय का अनुपात बेटा क्या करिए, विलय क्या है इसमें Na2CO3, तो Na2CO3 का सोडियम का केंद्र होना चाहिए सर 12 48 तो 104 है। अब इसको आयनाइज करके देखो, 2 सोडियम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो 2 सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, और ग्रहण के इलेक्ट्रॉन से कहते हो आगे 353 आगे, इसको सॉल्व किए। अब देखो यहाँ पर आया 0.2 है, इसका मतलब ये हुआ कि विलय Na2CO3 के 0.2 तुल्यांक की भार 1 लीटर विलयन में उपस्थित है। इसका ये मतलब होता है कि Na2CO3 के 0.2 ग्राम तुल्यांक 1 लीटर में उपस्थित है। अब देखो और डाटा देखो, मैंने लिखा 0.2 n, मैंने लिखा 0.2 n और मैंने लिखा 0.2 स्मॉल n, तो इनका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि विलय के 0.2 मोल 1 लीटर में उपस्थित है, विलय के 0.2 मोल 1 किलोग्राम में उपस्थित है, विलय के 0.2 ग्राम तुल्यांक 1 लीटर विलयन में उपस्थित है। ये मेरे पास मोलरता है, ये मेरे पास नॉर्मलता है और ये मेरे पास मोलरता है। अब एक सवाल देखो बेटा, इसको अगर मैं देखते हैं तो देखो इसके जो नॉर्मलता का जो फॉर्मूला है वो है मेरे पास n बराबर मेरे पास है WB अपॉन WE इनटू 1000/V। अब देखो बताओ इसका जो फॉर्मूला है नॉर्मलता का, उसमें आयतन का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, आयतन का प्रयोग हो रहा है। अगर इसमें अगर आयतन का प्रयोग हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि आयतन तापमान में अगर परिवर्तन करेंगे तो आयतन में परिवर्तन होगा, और आयतन में परिवर्तन होगा तो नॉर्मलता में भी परिवर्तन। तो सीधी सी चीज जो समझ में आई, ये नॉर्मलता तापमान पर निर्भर करेगी कि नहीं करेगी, करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि सर नॉर्मलता का जो फॉर्मूला होता है उसमें आयतन का प्रयोग होता है और आयतन तापमान से परिवर्तित होता है, इसलिए तापमान में परिवर्तन करने पर नॉर्मलता में भी परिवर्तन होगा। क्या एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, निम्न में से कौन तापमान से परिवर्तित होता है, मोलरता, निम्न में से कौन तापमान से परिवर्तित होता है, मोलरता, और नॉर्मलता। इनमें से कौन तापमान से परिवर्तित नहीं होता, तो मोलरता तापमान से परिवर्तित नहीं होती, ये परिवर्तित नहीं होती, ये होती है ये भी, ठीक है। एक मोलेंस आता है मेरे पास, मोलेंस भी तापमान से परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है ना। मैंने आपको 4 चीजें अब तक पढ़ा दी बेटा, एक मोलरता, एक नॉर्मलता, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज मोलरता ऑल द बेस्ट, ठीक है। अरे मोलेंस आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये आपकी क्या चीज है, अब 4 चीजें मैं आपको क्लियर करवा दी आपकी, एक मोलरता हो गई, एक मोलरता हो गई, एक नॉर्मलता हो गई, एक मोलेंस हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद कल हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। इसे कहेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, आयतन द्रव्यमान प्रतिशत। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आज के लिए इतना ही, ठीक है। हमारा जो चैनल है सैनी ABM के नाम से, आप इसे सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। मेरा पर्सनल चैनल भी है, शुभ नाम के नाम से, आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, नोट्स बनाते हैं। थैंक यू बेटा।